on. Today we will talk about TPR-BP in pediatrics. Temperature, pulse, respiration and blood pressure. पेडियाट्रिक्स का ABC है, लेकिन पेडियाट्रिक्स का अल्टीमेट भी है. जिसे प्रॉपर TPR-BP समझ में आया वो अच्छा पेडियाट्रिशियन बन गया. फर्स्ट टेम्परेचर. नॉर्मल टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, बच्चे को बुखार है कि नहीं हाथ लगा के देखते हैं, बुखार है नहीं है. ये मैन्युअल मेथड है, बुरा नहीं है. ओवर द इयर्स मेडिकल प्रैक्टिस में अपने को या किसी को भी समझ आती है, माँ को भी समझ, नहीं बुखार नहीं है, नहीं बुखार है, गर्म लग रहा है. तो दैट इज अ मैनुअल मेथड. मैनुअल मेथड पे अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो हेवी ओपीडी में टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, और कंप्लेंट टेम्परेचर का नहीं है, फीवर का नहीं है. तो लेकिन लॉन्ग केस में टेम्परेचर हाथ को नॉर्मल लगता है करके नहीं चलता. लॉन्ग केस में तुम्हें लिखना पड़ता है देख के. प्रैक्टिस में there are 3 types of thermometers available. Most ideal is mercury thermometer. Most standardized is mercury. All other thermometers available in the world are inferior to mercury thermometer. लेकिन उसमें एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं, स्किन टेम्परेचर ले सकते हैं, क्लीन करके स्टरलाइज करके ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं. रेक्टल थर्मामीटर अलग आते हैं, वो थोड़ा ब्रॉड रहता है और उसका मर्क्यूरी का भाग थोड़ा छोटा रहता है. राउंड थर्मामीटर एंड फ्लैट थर्मामीटर. फ्लैट बेटर रहता है. राउंड में ऐसा ऐसा करके पैरालैक्स निकालते बैठना पड़ता है, थोड़ा टीडियस हो जाता है. तो सिलेक्ट करते टाइम फ्लैट सिलेक्ट किया तो अच्छा रहता है, ऐसा देख के समझता है तो फ्लैट सिलेक्ट करना. लेकिन स्टरलाइज करना पड़ता है और 1 मिनट रखना पड़ता है. बच्चों में बहुत बार ये 1 मिनट पकड़ के रखना, यानी तो बहुत. अपने तो टोटल एग्जामिनेशन है क्या 2 मिनट का रहता है. 1-1 मिनट टेम्परेचर को, 1-1 मिनट पल्स को, 1-1 मिनट रेस्पिरेशन को देते बैठेंगे तो एक दिन में एक बच्चा पूरा नहीं होगा एग्जाम करके, सिस्टमैटिक जाने से. तो TPR-BP जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है. जब भी जरूरत है डायग्नोस्टिक या मैनेजमेंट में, इफ TPR-BP is going to alter your diagnosis or alter your management, you have to be thoroughly perfect, methodical, no compromise. But if it is not going to alter your diagnosis and management, you can go ahead fast. Next are electronic thermometers. They are accurate. They display reading. They display the figures. That is the advantage. But electronic thermometers also you have to put for 1 minute. That is the drawback. Laser thermometers.
are very magical. Laser thermometers are instant. You don't have to wait for 1 minute. Instant display. You can take skin temperature, and while child is crying, you can put the beam on tongue and take the oral temperature. Normally, cold temperature or oral temperature is 0.5 to 1 degree higher than skin temperature. मीजल्स का बुखार है तो कोर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्किन टेम्परेचर कम होगा. वायरल फीवर का बुखार है तो ओरल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, स्किन टेम्परेचर कम होगा. दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय लेसर थर्मामीटर. बट इफ इट इज sunstroke, heat stroke, environmental temperature induced high temperature, fever due to summer. पतरा गर्म होता है, बर्तन गर्म होते हैं, वैसे बच्चे गर्म होते हैं. उनका बॉडी थर्मोस्टैट, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम नहीं करता, वो सेट नहीं रहता. वो माँ ने करके देना पड़ता है. पंखा लगा के, कपड़े कम करके, पानी पिला के, टैप वाटर से, टेपिड स्पंजिंग, नॉट कोल्ड स्पंजिंग, टेपिड स्पंजिंग, ये मेजर करता है. लेकिन वाइल रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर विल बी हायर देन oral temperature, and we immediately come to know that this is environmental temperature causing fever. And environmental management and ORS is the treatment, और पानी ये उसकी ट्रीटमेंट है. पल्स, पल्स varies with age. Pulse reflects heartbeat, heart rate. Heart rate and pulse rate are equal. But pulse cannot, heart rate cannot replace importance of palpating pulse. पीडियाट्रिक्स में क्या हो जाता है, पल्स पाल्पेट करना थोड़ा टीडियस हो जाता है. टाइम नहीं रहता, बच्चा रोते रहता है, भीड़ ज़्यादा रहती है, तो हमें आदत बन जाती है हार्ट पे लगाओ, काउंट करो 15 सेकंड, फिनिश का 4 से गुणो, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हार्ट रेट आ जाता है. 15 सेकंड में हार्ट रेट, 15 सेकंड में रेस्पिरेटरी रेट आ जाता है. 30 सेकंड में पल्स और रेस्पिरेशन आ जाता है बाय ट्रेंड पीडियाट्रिशियन, बाय ओनली ऑस्कल्टेशन. बट समटाइम्स इन शॉक, pulse is not palpable, but heart is good, heart rate is good. Syncope, pulse is not palpable at all, peripheral circulation, but heart rate is normal. तो समझता है. तो ऐसी जगह पे पल्स का इंपॉर्टेंस है. ये जो 3 फिंगर पाल्पेशन, middle finger of radial pulse, middle finger to control the pressure and other finger to feel the pulse bounding and this, ये जब भी ज़रूरत है कार्डियोलॉजी केस में तो करना पड़ता है. ज़रूरत है कभी वेसो ऑक्लूसिव डिसीजेस मैनेज कर रहे तो पेरिफेरल पल्सेस पाल्पेट करना पड़ता है.
फीमोरल पल्स पैल्पेट करना पड़ता है कोआर्डिनेशन है कि नहीं देखने के लिए। लेकिन अगर ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है तो हार्ट रेट पे कम चल जाता है। जितना बच्चा छोटा उतना हार्ट रेट और पल्स रेट ज़्यादा, जितना एनिमल बड़ा उतना हार्ट रेट कम। फिटस का हार्ट रेट 140, 160, 200। फीटल ब्रैडिकार्डिया, फीटल ट्रैकिकार्डिया पे सब खेल रहता है। इंस्टेंट डिलीवरी करना है कि नहीं, इंटरवेंशन करना है कि नहीं, सीजर करना है कि नहीं। पहले टैकिकार्डिया हो जाता है, बाद में ब्रैडिकार्डिया होता है। फीटल ब्रैडिकार्डिया हो गया, इसका मतलब इट्स टाइम फॉर सीजर, बच्चा बाहर आना चाहिए। एक्सीलरेशन होके डिसिलरेशन हो गया है, इसका मतलब अभी फेल्यूर के तरफ जा रहे हैं। अगर इसको बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा अंदर के अंदर। नॉर्मल फीटल न्यूबॉर्न्स हार्ट रेट इज अराउंड 140। इसमें भी आयुजियर का हार्ट रेट ज़्यादा रहता है। 3 किलो 4 किलो रहेगा तो उसका कम रहता है। 1 किलो 1.5 किलो 1.2 किलो तो हार्ट रेट कम रहता है, ज़्यादा रहता है। इसलिए हम जो पेशेंट हैंडल कर रहे हैं उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन नॉर्मल एबनॉर्मल करना है, इतना याद रखना है। इवन बड़े लड़कों में स्कूल गोइंग एज और टॉडलर में एवरेज 120 रहता है। 15 सेकंड गिनना, 40 आ गया तो 120 आ गया, तो इसका मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कंप्लेंट के लिए आया होगा तो हार्ट रेट नॉर्मल है। बड़े लड़कों के जैसे उम्र बढ़ जाती है, एडोलेसेंट, यंग एडल्ट, हार्ट रेट और कम हो जाता है। एडल्ट का 60-70 तक रहता है। टिटवी यानी स्पैरो का हार्ट रेट 400 पर मिनट रहता है और हाथी का हार्ट रेट 15 पर मिनट रहता है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है, साइज बढ़ता है, हार्ट रेट कम होते जाता है। एथलीट्स का हार्ट रेट बहुत कम रहता है। अभी नॉर्मल ओपीडी में देखते देखते हमें आदत रहती 120 के, ज़्यादा बच्चे आते इन्फेंट टॉलरेंट 5 साल तक ही आते हैं। बाद में बीमार हुआ तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते अपने पास। तो उतनी अपने को आदत नहीं रहती ओल्डर चिल्ड्रेन के हार्ट रेट पल्स रेट देखने की। तो ओल्डर चाइल्ड आया तो हार्ट रेट उसका कम रहता है, वो एज के हिसाब से रहेगा ना, बिकॉज नाउ ही इज बिकमिंग एडल्ट। 8 साल के बाद पूरा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स एडोलेसेंट जैसा होना चालू हो जाता है, एडल्ट जैसा होना चालू हो जाता है। 8 साल ये कट ऑफ पॉइंट है। उसके पहले का पेडियाट्रिक रहता है, उसके बाद में एडल्ट जैसा होता है। वैसा पल्स रेट अब एवरी डिग्री ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री से पल्स रेट बढ़ता है। समझो 100 टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 120 का 140 हो गया तो इट्स ओके, प्रोपोर्शनेट। बच्चा खेल के दौड़ के आया है तो प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट टैकिकार्डिया, प्रोपोर्शनेट टैकिपनिया फिजियोलॉजिकल है। डिस्प्रोपोर्शनेट टैकिकार्डिया
डिस्प्रोपोर्शनेट टैकिपनिया पिकअप करना पीडियाट्रिशियन की जिम्मेदारी है. ही इज बीइंग पेड फॉर दैट. हमारा काम है डिस्प्रोपोर्शनेट टैकिकार्डिया, टैकिपनिया, ब्रैडिकार्डिया, ब्रैडिपनिया पिकअप करना और उसको इंटरप्रेट करना है क्लिनिकली. इस हिसाब से पल्स के तरफ देखना पड़ता है. पल्स ऑक्स आने के पहले सब जब क्लिनिकल था, पल्स ऑक्स आने के बाद थोड़ा आसान हो गया है, इंस्टेंटली मिलता है. लेकिन हाथ से फील किया हुआ और कान से सुना हुआ हार्ट रेट इज सुपीरियर टू पल्स ऑक्स. पल्स ऑक्स कितना भी किया तो भी मशीन है. और हम जो सुनते हैं वो ब्रेन है. ब्रेन इज ऑलवेज सुपीरियर टू एनी मशीन. तो ब्रेन का काम ज़्यादा लेना है, मशीन का हेल्प लेना है जब जरूरत है. तो 24 घंटा नहीं बच्चे के साथ बैठ सकते. ऑस्कल्टेट करके लगा दिया मॉनिटर तो अपने को इंडिकेटर देता है, आओ देखो मेरे तरफ, ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, सांस बंद पड़ रही है, एपनिया हो गया है, अलार्म देता है. वो पल्स ऑक्स कम हो गया है, ज़्यादा कम हो गया है, ज़्यादा नहीं होता, कम हो गया है तो वो अलार्म देता है. टेम्परेचर कम हो गया तो अलार्म देता है, ज़्यादा हो गया तो अलार्म देता है. तो ये जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा अपने बच्चों को तो मिलना चाहिए, लेकिन क्लिनिकल जजमेंट सीखना ही पड़ता है. रेट ऑफ राइज ऑफ pulse rate or heart rate after exercise should not be more than 20%. समझो एखादे बच्चे ने ट्रेडमिल जैसा 10 बार जंप किया तो उसका 120 का 130 हार्ट रेट हो जाएगा. 10 बार जगह पे जंप किया तो. लेकिन वो 120 का 130 नहीं हुआ, 160 हुआ तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है. ये पिकअप होना चाहिए. देखो एनीमिया है क्या, देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ रेस्पिरेटरी है क्या, कार्डियक है क्या. ये डिस्प्रोपोर्शनेट टैकिकार्डिया हो गया उसको. इतने से एक्सरसाइज से इतना टैकिकार्डिया आने की जरूरत नहीं थी. इतने से फीवर से इतना टैकिकार्डिया होने की जरूरत नहीं थी. टैकिकार्डिया के लिए और कोई कारण होगा. देखो भला डिहाइड्रेशन भी है क्या अलॉन्ग विथ फीवर. डिहाइड्रेशन से भी हार्ट रेट बढ़ता है, इन्फेक्शन से भी हार्ट रेट बढ़ता है, पायरोजेनिक रिएक्शन से भी हार्ट रेट. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट. तो इसका सबका क्लिनिकल इवैल्यूएशन जजमेंट हमें हरदम लेना पड़ता है. और अपना ख्याल कहाँ है, डिस्प्रोपोर्शनेट. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी रेट. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इज अराउंड 40 पर मिनट. पहले 10 दिन में रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा कम होते जाता है, पल्स कम होते जाता है. फीटल हीमोग्लोबिन से एडल्ट हीमोग्लोबिन बन जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है, तो हार्ट रेट कम हो जाता है धीरे धीरे. सो न्यूनेटल हार्ट रेट, infantile heart rate, toddler heart rate, and older children heart rate, we have to be accustomed with. रेस्पिरेटरी रेट का भी वैसा ही है.
You have to get accustomed with the normal or abnormal. Proportion of pulse to respiratory rate should be around 4:1. 120 है तो 40 है, 30 है, नॉर्मल है. 30 respiration, 120 heart rate. Okay, 4:1, normal. 120 heart rate, 60 respiratory rate. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है बॉस. देखो इंस्पिरेटरी प्रॉब्लम है कि एक्सपिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है. डिस्प्रपोर्शनेट टैकिकार्डिया टू हार्ट रेट, टैकिपनिया टू हार्ट. डिस्प्रपोर्शनेट ब्रैडिकार्डिया भी हो सकता है. टैकिपनिया ब्रैडिपनिया भी हो सकता है. तो हमें वो पिकअप करना है. नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट के बारे में माँ को सिखाना पड़ता है. रेस्पिरेटरी रेट देख के हम पेडियाट्रिक्स में काउंट कर सकते हैं पेडियाट्रिशियन, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट्स, बच्चे का रोना, बच्चे का सिसकना, बच्चे का माँ के तरफ जाना, बच्चे की डॉक्टर और स्ट्रेंजर एंजाइटी, वो डॉक्टर एंजाइटी रहती है ऐसी नहीं, स्ट्रेंजर एंजाइटी की वजह से भी टैकिकार्डिया होता है. स्ट्रेंजर एंजाइटी की वजह से भी टैकिपनिया होता है. डॉक्टर के डर से भी टैकिपनिया टैकिकार्डिया हो जाता है. तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका भान रखना पड़ता है. लेकिन तभी भी auscultation is the best method, by the way. Auscultation and counting respiratory rate, because you can concentrate on inspirations and count inspirations. So many inspirations per minute. कभी कभी asthmatic पेशेंट में एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग रहता है इंस्पिरेशन से. एक्सपिरेशन ज़्यादा ऑडिबल रहता है ब्रोंकाई व्हीजिंग के वजह से. कभी कभी व्हीज इतना रहता है कि बच्चा सामने बैठा है माँ की गोद में और व्हीज अपन ने 15 सेकंड व्हीज काउंट किया तो रेस्पिरेटरी रेट आ गया. रेस्पिरेटरी रेट काउंट करने के लिए स्पेशली काउंट करने की जरूरत नहीं. माँ के काउंट करो, रेस्पिरेटरी रेट लिख दो 60 पर मिनट. वीजी काउंट करके भी होता है, ग्रंटिंग काउंट करके भी हो सकता है, स्ट्राइडर काउंट करके भी हो. एवरी इंस्पिरेशन स्ट्राइडर विल प्रोड्यूस अ साउंड. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है चेस्ट वॉल थिक हो जाती है और कभी कभी एडल्ट का रेस्पिरेटरी साउंड मुझे सुनाई नहीं देता. बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है, स्टेथोस्कोप लगाया तो और रेट भी ज़्यादा रहता है. स्टेथोस्कोप लगाया कि कान में घुसता है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सब समझता है. एडल्ट इतनी बड़ी चेस्ट वॉल, इतना बड़ा मसल्स, इतने बड़ा फैट, इतना कम रेट. एडल्ट का रेस्पिरेशन प्रॉपर काउंट करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है. पेडियाट्रिशियन दिमाग को वो दिमाग में नहीं जाता एडल्ट का. वो उनको दे हैव टू टेक डीप ब्रेथ, टेक नॉर्मल डीप ब्रेथ, ऐसा बताना पड़ता है तो उनका पूरा सब ऑस्कल्टेट कर सकते हैं. सो रेस्पिरेटरी रेट इम्पॉर्टेंट है. कोई कोई पल्स ऑक्स विथ रेस्पिरेटरी रेट आते हैं, उनका जजमेंट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन
SpO2 in circulating blood, peripheral blood, capillaries, and during expiration SpO2 में जो डिफरेंस आता है वो मेजर करके रेट बताता है। रेस्पिरेटरी रेट देने वाले पल्स ऑक्स मिलते हैं, लेकिन उन पे रिलाय नहीं करना है। वो ग्रॉस नॉर्मल एबनॉर्मल बता सकते हैं, उसने बताया और एबनॉर्मल निकला तो खुद में देखना है। डोंट रिलाई ऑन दैट। इवन फॉर दैट मॉनिटर, दिस मल्टी पैरा मॉनिटर्स चेस्ट को लगाते हैं, उसमें सेंसर रहता है। दैट सेंसर सेंसेस मूवमेंट, दैट सेंसर सेंसेस मूवमेंट। अपेक्षित ये है कि इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, चेस्ट एक्सकर्शन बोलते हैं हम, आगे पीछे चलना, एक्सकर्शन जो बोलते हैं, एक्सकर्शन डिटेक्ट करके वो रेट बताना है। लेकिन बच्चा रो रहा है तो वो भी पिकअप करेगा, बच्चा वो विगल कर रहा है तो वो भी पिकअप करेगा। इट सेंसेस मूवमेंट्स, इट डज नॉट सेंस ओनली रेस्पिरेटरी मूवमेंट, इट सेंसेस ऑल मूवमेंट्स। हाँ, बच्चा आराम से सोया है, सीडेटेड है, आईसीयू में है, तो सिर्फ रेस्पिरेटरी मूवमेंट होते हैं, बाकी कोई मूवमेंट होते नहीं। लेकिन अदरवाइज वो बहुत फॉल्स रिपोर्ट आ जाते हैं। सो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग बाय सेंसर्स is very, very, very tricky. Best is clinical method. Blood pressure. Sphygmomanometer by mercury is the gold standard. Barometric dial less better than mercury. Electronic BP monitor still inferior. Wrist BP monitor और कम इंफीरियर है और ज़्यादा इंफीरियर है। और मोबाइल ऐप पे फिंगर दबाना सबसे कम क्वालिटी का बीपी मॉनिटर है। आइडियल बीपी मॉनिटर इज मर्क्यूरी स्फिग्मोमैनोमीटर, फिनिश, नथिंग डूइंग। सो रियली जब भी तुम्हें ब्लड प्रेशर का संबंधी पेशेंट है, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन पार्ट ऑफ द इलनेस है, तो यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैनेज कर रहा है, एक्यूट नेफ्राइटिस मैनेज कर रहा है, और उसके ब्लड प्रेशर पे तुम्हारा मैनेजमेंट डिपेंडेंट है, इंटरवेंशन डिपेंडेंट है, तो मर्करी मैनेज चाहिए। द विड्थ ऑफ द कप शुड बी 2/3 of the arm. न्यूबॉर्न को एडल्ट कप डाल के बीपी नहीं देख सकते, इन्फेंट को नियोनेटल कप डाल के बीपी नहीं देख सकते, हाई रिपोर्ट आता है। चाइल्ड को एडल्ट कप डाल के लो बीपी रिपोर्ट आता है। प्रॉपर साइज ऑफ कफ एंड सिस्टोलिक डायस्टोलिक muffling of the sound, muffling, cortex of sounds, muffling is more important than absence of heartbeats heard by auscultation.
मफलिंग पे डायस्टोलिक है, एब्सेंस पे नहीं है, ये याद रखना पड़ता है पीडियाट्रिशियन को, क्योंकि एडल्ट फिजिशियंस को उतनी आदत रहती है। पीडियाट्रिशियन में हाइपरटेंशन हमें उतना ज़रूरी नहीं रहता हर पेशेंट में, इसलिए अपनी प्रैक्टिस कम हो जाती है, एक्सपर्टाइज और स्किल कम हो जाता है। तो whenever required you should have a proper TPR assessment and proper TPR interpretation, clinical interpretation, and then you should go for general examination.